है ना, और बाद में डंडियाँ मिटा देंगे हम, बाद में डंडी मिटा दो, ठीक है, एक काम करना ना, बाद में डंडियाँ मिटा देना। ऐसे और यहाँ से यहाँ 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में, यहाँ से यहाँ आओगे साहब तो 2 कार्बन थे, 3 कार्बन हो गया, फिर से 1 कार्बन बढ़ गया सर, 6 थे 8 हो गए, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ गए सर। फाइनल डिस्कस निकलेगा कि देखो आपको देखना है कि यदि रंग समाप्त हो गया तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज इस वीडियो में हम जो आपका चैप्टर नंबर 4 है यानी कार्बन एवं उसके यौगिक, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। मतलब चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के, वो हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ इस पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है हिंदी मीडियम अकेडमी, वहाँ पे, ठीक है ना, आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन 1 शुरू करूँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास 10th की साइंस हिंदी मीडियम में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़नी है, मतलब एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं सब के सब, और अपने जो डाउट्स हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछने हैं, तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के बाद जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, पूरे सेशन तक आप व्हाट्सएप पे अपने डाउट मुझसे क्लियर कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हर एक चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखो यार, जो प्रश्न संख्या 1 है इसमें बोला गया एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है, ये हमें चुनना है यहाँ पे, यानी सेलेक्ट करना है सही ऑप्शन। एक में 6, दूसरे में 7, फिर 8, फिर 9, सही कौन सा है ये हमें बताना है। तो अपने पास क्या है, C2H6, ठीक है। देखो, क्योंकि यहाँ पे सहसंयोजक आबंध पूछे गए हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई सहसंयोजक आबंध का क्या मतलब है। देखो, ऐसे आबंध जो इलेक्ट्रॉन्स को साझा करने से बनते हैं, यानी उनकी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जहाँ पे होती है जिस बॉन्डिंग में, उस बॉन्ड को या उस बंध को हम बोलते हैं सहसंयोजक आबंध, ठीक है। अब आप देखते हो कि यहाँ पर तो हाइड्रोकार्बन है, इसमें सारे बॉन्ड ही क्या होते हैं, सहसंयोजक होते हैं, है ना। कार्बन क्या करता है मेनली हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनाता है। जैसे यहाँ पे C2H6 है, इसका स्ट्रक्चर जरूर आपने देखा होगा, 2 कार्बन है, H6 है, तो 3 H यहाँ पे आ जाएंगे और 3 H यहाँ पे इसके साथ लिंक हो जाएंगे, है ना। कार्बन 4 लोगों के साथ जुड़ सकता है, तो इस कार्बन के 4 हाथ, इस कार्बन के 4 हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनको गिन लो, ठीक है। अभी जब मैं आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, बिंदु संरचना, ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में, वहाँ पे आपको और अच्छे से समझाएगा कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे हो रही है। बट यहाँ पे समझो ना, ये सिंगल बॉन्ड का मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन एक और ये कि 2 ये भी इस्तेमाल करेगा, वही कार्बन भी साझेदारी करेगा। मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखो कि कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्डिंग बना रहे हैं यहाँ पे। तो जब साझेदारी से बॉन्डिंग बन रही है तो सारे बॉन्ड, सारे आबंध क्या है, सहसंयोजक है। बस इनको काउंट कर लो, गिन लो कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने सहसंयोजक आबंध निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, 7, ठीक है। अब यहाँ पे 7 कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है सर, है ना, इसमें ये सही है, 7 सहसंयोजक आबंध है यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। अब ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कैसे बन रहे हैं अभी आ जाएगा जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको, एक क्वेश्चन में है, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 2 देखो, इसमें बोला गया है ब्यूटेनॉन, ठीक है ना, अपने पास क्या है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, यानी इसमें 4 कार्बन होते हैं और इसका, ठीक है, हमें फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह बताना है। तो देखो यार, नॉन है ना, ऑन की आवाज़ किस में आती थी, कीटोन में से। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था ना, कीटोन अगर जुड़ेगा फंक्शनल ग्रुप तो आवाज़ कैसी आएगी, ऑन की आएगी, ठीक है। तो कीटोन सही है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन सी सही है सर यहाँ पे, ठीक है। दूसरा भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या बोला गया है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका क्या मतलब है। तो ये भी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि देखो, कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनको जलने के लिए उतनी ऑक्सीजन पर्याप्त है जितनी हमारे इन्वायरमेंट में है, तो मतलब कि वो स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, जैसे LPG वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बर्तन काले नहीं होते। आपने घर पे देखा होगा, गैस पे खाना बनाते हो तो बर्तन काले नहीं होते। लेकिन यही खाना अगर मान लो कोई स्टोव पे बना रहा हो, स्टोव जो चलते थे पहले मिट्टी के तेल वगैरह से, तो बर्तन की तली नीचे से काली पड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में उतनी ऑक्सीजन नहीं है जितना उसको पूरी तरह से जला सके, तो वो पूरी तरह से जल नहीं पाता है मिट्टी का तेल वगैरह, ठीक है। तो वो बर्तन काले हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी बर्तन काला हो रहा हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है सर, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, और यही अधजला ईंधन बर्तन की तली पे बाहर से चिपक रहा है कालिक के रूप में, और वो काला हो जा रहा है बर्तन, ठीक है। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं सर। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको, एक एक स्टेप समझ में आएगा इसका, ध्यान से देखना बस। यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या 4 में CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर
सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। अभी मैंने कहा था ना सहसंयोजक आबंध आपको समझ में आ जाएगा। देखो अपने पास क्या है, CH3Cl है सर, ध्यान से देखना, अपने पास क्या है CH3, ठीक है ना, CH3Cl। असलियत में अगर आप ये देखोगे ना तो CH3Cl कैसे बना होता है, देखो यहाँ पर एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है सर, 3 हाइड्रोजन के किनारे किनारे ऐसे जोड़ दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक क्लोरीन है सर। अब आप कहोगे इतनी जगह बीच में क्यों छोड़ दी, ताकि मैं इलेक्ट्रॉन की जो, ठीक है ना, बिंदु संरचना है वो आपको दिखा सकूं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखा सकूं, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है, कि साझेदारी कैसे हो रही है। और ये साझेदारी क्यों होती है, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, मतलब जो सबसे बाहरी कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए सबको, ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षा होती है और पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हीलियम के पास भी एक ही कक्षा होती है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दें तो बाकी जितने भी लोग हैं सब पे एक से ज़्यादा कक्षाएं होती हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब कम से कम 2, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, तो वो सभी अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम क्या है कि ये चाहते हैं किसी तरह से इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, हीलियम के पास तो ऑलरेडी होते हैं, हाइड्रोजन एक लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन ताकि इस पर 2 हो जाए। तो ये पूरा कैसे कर पाएंगे सर, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो एक और ट्रिक बताऊँ मैं आपको, ये वाला स्ट्रक्चर बहुत सारे बच्चे आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन डॉट वाला बनाने जाते हैं ना तो कन्फ्यूज आते हैं, है ना। तो क्या करो, जब इलेक्ट्रॉन डॉट वाला ही बनाना हो ना, पहले ये वाला बना लो, कहीं चाहो तो रफ में बना लो या फेयर में बना लो। इसकी मदद से ये बना सकते हैं हम, कैसे, जहाँ जहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है ना ये वाला, इसको रिप्लेस कर दो 2 इलेक्ट्रॉन से। देखो इसके ऊपर यहाँ पे H है, यहाँ H है, यहाँ H है साहब, और यहाँ Cl है। देखना जरा ध्यान से, ये जो है ना इसको 2 इलेक्ट्रॉन से, हर एक सिंगल बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से। ऐसे यहाँ पे एक बॉन्ड था, इस बॉन्ड की जगह आप क्या लिखो सर, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। यहाँ पे एक बॉन्ड था सर, इसकी जगह बॉन्ड मतलब आबंध, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर भी था, यहाँ लिख दो, ठीक है। अब देखो असलियत में हुआ क्या है, ठीक है, असलियत में हुआ क्या है, देखो ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा कि यार अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। देखो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप चाहो तो मैं ना इसका कलर अलग कर देता हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं जो इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन वाले, उनका कलर अलग दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे मत सोचना है कलर फलर, देखिए समझाने के लिए बस, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये जो लाल वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कार्बन के, कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 4। अब कार्बन को चाहिए कितने, 8। तो ये क्या करेगा, ये सबसे एक एक ले लेगा अपने चारों ओर से, लेकिन जब एक एक सबसे ले रहा है तो पूरी तरह से ऐसा लेगा नहीं, मतलब साझेदारी करेगा, ठीक है। तो ये क्या कहेगा कि यार अपने अपने ना एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे यूज़ करने दो, बस यूज़ करने दो, मतलब साझेदारी हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे ही जब हाइड्रोजन कहेगा यार मैंने तुझे एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक अपना भी मेरे साथ साझा कर, ये हाइड्रोजन भी यही बोलेगा इसके साथ, ठीक है, ये हाइड्रोजन भी यही बोलेगा। और ये क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन के एंड में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। इसको पूरा करने के लिए 8 चाहिए थे, तो देखो यार 2 2 4 2 6 और एक ये 7। तो क्लोरीन क्या बोलेगा, यार तूने मेरा एक साझा किया है ना, तो भाई एक ना मुझे भी दे यार, ताकि मेरे पास भी 8 हो जाए। यहाँ पे आप देखोगे ना कार्बन वाला जो सर्कल है सर, है ना, कार्बन वाला जो सर्कल है, ठीक है ना, इस वाले की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसको मैं पीले से दिखा देता हूँ। कार्बन वाला जो सर्कल है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इसके खुद के थे, एक 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 इन तीनों हाइड्रोजन से इसने साझा किया, और एक क्लोरीन के साथ, इसके पास 8 हो गए सर, है ना। अभी जो लिखना है वो बताऊंगा, टेंशन मत लो, है ना, इतना सारा भी नहीं लिखना आपको, ये तो समझाने के लिए अभी बताऊंगा इसको शॉर्ट में कैसे लिखा सकता है, पहले ये देख लो, ठीक है। तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन मैंने कहा कि भाई ऐसा है जो ऑक्टेट पूरा नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक ही कक्षा है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, 2 ही आ सकते हैं, तो इसको एक की कमी थी, इसने एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, कंप्लीटली लिया नहीं, साझा किया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो हाइड्रोजन के पास एक कक्षा थी, इसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे कंप्लीट करने के लिए, इसके पास हैं। अगर आप कार्बन की बात करोगे तो इसके बाहरी कक्ष में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4 इसके पास पहले से थे, एक एक करके 3 इसने हाइड्रोजन से साझा किया, एक ही हाइड्रोजन से, एक इससे और एक क्लोरीन से, तो 4 3 7 1 8 इसके पास भी हो गए, कंप्लीट हो गया इसका ऑक्टेट। क्लोरीन की बात करोगे तो इसके आखिरी कक्षा में 7 थे, देखो वैसे 17 होते हैं इसके पास, बट अभी हम आखिरी कक्षा की बात कर रहे हैं। कार्बन के पास भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बाहरी कक्षा में 4 होते हैं, हमें बाहरी कक्षा से मतलब है, ठीक है। क्लोरीन के पास 7 थे, एक इसने किसके साथ साझा करा, ठीक है, कार्बन के साथ, तो 7 और 1 8 हो गए। तो अब देखोगे क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया, कार्बन का अष्टक पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही, ठीक है ना, रख सकता है। तो इस तरह से ये चीज़ें बनी।
यही जो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, इनसे क्या बन रहा है, एक सिंगल बॉन्ड। अब क्योंकि ये साझेदारी से बन रहा है, यानी सहयोग से बन रहा है, कि भैया जैसे मेरे पास एक पेन है, मैं पेन अपना तुमको पूरा नहीं देता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि यार चल तू भी मेरे पेन से लिख ले, जब तू लिख लेगा तो मैं भी अपने पेन से लिख लूंगा। मतलब क्या कि ये पेन साझा हो रहा है, किसी एक को दिया नहीं गया। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं, और साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। समझ में आ गया। अब यही चीज अगर आपको लिख के भी दिखानी है, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई पहले आबंध निर्माण का उपयोग करो, पहले निर्माण करके दिखाओ कि भाई इससे देखो ये कुछ ऐसा था, फिर इससे ये बना है ना, इसी से ये स्ट्रक्चर आया है। अब इसको लिखना भी तो है। अब इसको लिखने के लिए नीचे वाला आप चाहो ना भी लिखो, इतना लिख देना और वो डायग्राम बना देना, नंबर मिल जाएंगे। नीचे वाला भी लिख देना अगर ज़्यादा नंबर का, जैसे अगर मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना लिखो और ये बना दो, मिल जाएंगे। 2 से ज़्यादा आता है 3, 4, 5 तो ये भी लिख देना। ध्यान से देख लो, मैंने जो किया वही लिखा है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैंने लिखा है CH3Cl में सहसंयोजक आबंध परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। देख लो, साझेदारी से बन रहे हैं। इसके बाद क्या लिखा, जिसमें प्रत्येक परमाणु को स्थिर अष्टक प्राप्त होता है, प्रत्येक परमाणु को स्थिर अष्टक प्राप्त होता है ना। हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट समझ लेना, ठीक है ना। अब जैसे कि कार्बन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं और एक क्लोरीन परमाणु के साथ एकल सहसंयोजक आबंध बनाता है। देखा ना, कार्बन जो था इसने 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन के साथ, और एक जो है वो क्लोरीन के साथ बनाया है। जो था वही लिखा है, अगर आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, एक बार पढ़ लोगे ना समझ में आ जाएगा। अब देखो, इतना करने के बाद ये बना देना, 2 नंबर खत्म। 2 नंबर से ज़्यादा आता है तो अब इसको समझा भी देना थोड़ा सा कि परमाणु और उनके सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन हैं कितने कितने, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि CH3Cl में 3 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, 1 कार्बन है। तो वही देखो मैंने यहाँ पे लिखा है CH3Cl अणु में 1 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन परमाणु होते हैं। कार्बन के बाहरी कक्ष में सर 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने 3 हाइड्रोजन से और 1 क्लोरीन से लिया। तो वही लिखा हुआ है, कार्बन के बाहरी कोश में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है गुलाबी वाला, और क्लोरीन के पास देखो बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 संयोजी मतलब बाहरी कक्ष में जो योग कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। अब ये पूरा कैसे कर रहे हैं सर, वो भी लिखा है मैंने यहाँ पहले पार्ट में। क्या लिखा है, कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपने चारों संयोजी इलेक्ट्रॉनों को 3 हाइड्रोजन परमाणुओं और 1 क्लोरीन परमाणु के साथ साझा करता है। 3 हाइड्रोजन के साथ 1 क्लोरीन के साथ साझा करता है। कार्बन का पूरा हो गया, बात खत्म कार्बन के लिए। सेकंड बात करते हैं जरा हाइड्रोजन की। तो प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु भी अपना इलेक्ट्रॉन साझा करता है, जिससे हीलियम जैसा स्थिर विन्यास प्राप्त करता है। हीलियम जैसा मतलब हीलियम के पास एक सेल होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हाइड्रोजन के पास भी एक सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए समझो, ठीक है। ठीक है, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन परमाणु भी इलेक्ट्रॉन को साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इसके पास भी 2, 4, 6, 1 7 और 1 8 हो गए, ठीक है। अब आप कहोगे इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया क्वेश्चन समझाने में, भाई इसलिए ना क्योंकि अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपने देखा है ना बिना स्किप किए वीडियो, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों लिखा है और किस तरह से लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, जो अपना अगला प्रश्न है इसमें बोला गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। यहाँ पे और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। इसका मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने आपको कठिन लगती है तो वो कैसे बनाओगे, है ना। जो भी हमने यहाँ पे देखा था तो कुछ वही ट्रिक है, उसको थोड़ा और अच्छे से बताऊंगा। जैसे देखो यहाँ पे एथेनोइक अम्ल है, तो पहली बात आपको एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये होता है CH3COOH, ठीक है। अब आप क्या करो, जब आपको इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी हो तो इसको पहले ओपन करके लिख लो, कहीं रफ में लिख लो या फेयर में लिख लो, चलो, है ना। ये ओपन करके कैसे लिखोगे, देखो कुछ ऐसे होता है। ये CH3 जो ये COOH वाला ग्रुप होता है ना सर, ये कुछ इस तरह से होता है। इसका स्ट्रक्चर आप याद रखना, COOH इस तरह से होता है। और अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं, इसको अगर ओपन करके लिख दूं मैं, है ना, इसको अगर ओपन करके लिख दूं CH3 को, तो H3 मतलब 3 H ऐसे जुड़े होते हैं। अब आप कहोगे ये कोई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना थोड़ी है, ये बिंदु संरचना नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ नजर आ रहे हैं आपको, बिंदु नहीं ना। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ। मैं देखो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप क्या करना ना, जो कार्बन की तरफ यहाँ पे डंडी है, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है सर। मतलब क्या करो आप, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। ये जो सिंगल बॉन्ड है 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये जो सिंगल बॉन्ड है उसके कोने कोने पे, एंड पॉइंट पे, मान लो लाइन सेगमेंट है छोटा सा, इसके एंड पॉइंट पे 1 इलेक्ट्रॉन बना दो यार। अब आप देखोगे कि भाई ये चीज़ तो ठीक है ना। ऐसे ही देखो, ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, ऐसे यहाँ पे जितने भी यहाँ पर ये एंड पॉइंट है, 1 1 इलेक्ट्रॉन बना दो,
एक एक इलेक्ट्रॉन बना दो साहब, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन बना दो यहाँ पे जितने भी एंड पॉइंट है। अब आ जाओ यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से देखना, है ना। और बाद में डंडियाँ मिटा देंगे हम, बाद में डंडी मिटा दो, ठीक है। एक काम करना ना, बाद में डंडियाँ मिटा देना। अब आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा सर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नहीं बनाया ना ऊपर, उसको बना देता हूँ पहले, ठीक है। एंड पॉइंट पे एक एक बनाना था ना, वो बना दो, ठीक है। अब मिटा दो सर बीच वाली, ठीक है। आप चाहो तो ये रफ में भी बना लेना, आप चाहो तो ये रफ में बना लेना, उसको देख के फिर जहाँ जहाँ पे सीधी लाइन रहेगी वहाँ 2 बिंदु बना देना, समझ आ जाएगा आपको। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है ना सब, ये वाला जो कार्बन है जिसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये गुलाबी, ये कलर से दिखाने के लिए सर, ऐसा बनाना मत, बना भी सकते हो, ठीक है। इसके पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों गुलाबी वाले नजर आ रहे होंगे। इसने एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से और एक किस कार्बन से साझा किया, है ना। मतलब हाइड्रोजन बोलेगा कि यार देख, मेरे पास ना एक इलेक्ट्रॉन है, एक की कमी है, मुझे ना यार एक अपना यूज़ करने दे, कंप्लीटली ले नहीं रहा हूँ, बस यूज़ करने दे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी इसका ऐसे कहेगा, भाई साझा कर लेते हैं यार, तू मेरा यूज़ कर ले, मैं तेरा यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे अब मैंने भी पेन वाला एग्जांपल दिया था कि यार मेरे पास मान लो लाल पेन है, आपके पास नीला पेन है, हमें जो कुछ लिखना है ना उसमें लाल और नीले दोनों की जरूरत पड़ रही है। तो मैंने कहा कि हाँ यार, कि यार मैं ना नीला वाला पेन अपना तुझे यूज़ करने को दे रहा हूँ और लाल वाला तू मुझे अपना दे दे। तो जब मुझे नीले की जरूरत है, मैं अपना नीला यूज़ कर रहा हूँ, आपका लाल भी यूज़ कर ले रहा हूँ, जैसे ही मैंने किया वैसे ही आप भी कर ले रहे हो। तो मतलब ये साझेदारी हो रही है, ठीक है। तो इस कार्बन ने इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया। अब कार्बन क्या बोलेगा, यार मेरे को तो 8 चाहिए, 1 2 3 4 है ना, तो भाई एक मैंने तुझे दिया, एक तुझे दिया, एक तुझे दिया और एक इससे भी ले लेता हूँ। तो अब देखो जरा, ये कार्बन वाला जो सर्कल है सर, ये कार्बन वाला जो सर्कल है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें आप देखो जरा, इसमें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा याद रखना, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा आज के बाद ये स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, ठीक है। हो गया पूरा। अच्छा, अब ये कार्बन क्या बोलेगा, कार्बन कहेगा यार ठीक है, मेरे को भी ऐसे ही करना है, मेरे को भी 8 चाहिए। तो 1 2 3 4 थे मेरे पास, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 इससे साझेदारी कर लेता हूँ। तो भाई ये कार्बन जो है ना, ये वाला कार्बन, ठीक है ना, ये वाला जो कार्बन है, इसके पास भी 8 हो जाएंगे यार, इसके पास भी 8 हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन कहेगा भाई देखो, ऑक्सीजन के एंड में कितने होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 6, यानी ऑक्सीजन के एंड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो यहाँ पे हैं, ठीक है, 2 4 2 6 ऐसे होते हैं इसके पास, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहेगा यार मेरे पास 6 थे, 2 की और जरूरत है, 2 मैंने इसको दिया, 2 इससे साझा कर लेता हूँ, मतलब 2 इससे ले भी लिया इसने, इसके पास भी 8 हो गए। देख लो जरा, ये वाला ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि भाई मेरे पास 6 थे, देखो ना इस ऑक्सीजन के पास, ये हाइड्रोजन वाला वाइट बना देता हूँ मैं, ठीक है, हाइड्रोजन वाला जो है ना ये वाइट बना देता हूँ। हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के पास 6 थे, आपको ये पता होना चाहिए किसके पास कितने होते हैं, 6 थे सर, इसके पास 2 2 4, एक किनारे किनारे 5 6, इसके पास 6 थे। तो ये क्या करेगा, ये भाई जिसको दिया है ना उससे वापस भी तो यूज़ करेगा, ठीक है। ऐसे ही है हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये भी इससे 2 ले लेगा, एक ले लेगा, एक अपने ही, मतलब यहाँ से देखो ऐसे बनता है यही वाला स्ट्रक्चर। फिर चाहो तो आप डैश स्ट्रक्चर बदल देना, मतलब इससे अगर उसमें बदलना है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, बस, ठीक है। अगर वैसे बदलना चाहोगे तो मतलब वो आपकी इच्छा है सर, आप कैसे करना चाहते हैं। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। ये था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। डैश स्ट्रक्चर आता है तो ऐसे बना देना है ऐसे यार, ठीक है। अब जैसे H2S है, पार्ट बी की बात करता हूँ, है ना। पार्ट बी में क्या है साहब, H2S है, मतलब सल्फर के किनारे किनारे हाइड्रोजन जुड़े होंगे ना सर, सल्फर के किनारे किनारे हाइड्रोजन ही तो जुड़े होंगे। आप पहला काम क्या करोगे, जहाँ जहाँ ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना दोगे एंड पॉइंट पे, है ना, और फिर इसको मिटा देना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि चलो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे साहब, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे आखिरी सेल में, तो 6 में से चाहिए कितने इसको 8, तो 2 और 4 थे, एक और एक यहाँ से साझा कर लो। देखो यही था, ये जो सिंगल बॉन्ड था ना उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब क्या होगा सर, हाइड्रोजन का पूरा हो गया कम, इस हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया, ठीक है। और ये वाला देखो सल्फर के भी 8 हो गए, 2 4, ये 2 6, ये 2 8, इसके पास भी 8 हो गए। यानी इसी से अब आप चाहो तो ये वाला आप समझ सकते हो कि ये कैसे बना होगा, ठीक है। ये वाले तो हो गए, ऊपर वाले 2 और ये 2 बचे होंगे इसके पास, यानी कि आप चाहो तो ये भी दिखा सकते हो कि यार इसके पास 4 और इलेक्ट्रॉन भी बचे हुए, एक 5 एक 6 और जो साझा कर रहा है 7 8, ठीक है, वो भी। हालांकि हमें ये बना के दिखाना था, ये नहीं,
तो आप अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप चाहो तो अगर आपके टीचर कहें वो भी बनाओ तो इसके नीचे वो भी बना देना यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया। अच्छा प्रोपेनॉन की बात करते हैं। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन क्या होता है सर? प्रोपेनॉन होता है CH3, क्या होता है ये? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब ये असलियत में होता कैसे है उसको अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं तो ये ऐसे होता है सर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना? ये तो आपको याद होना चाहिए, है ना? अगर आपको नहीं समझ में आता पहले आप ऐसे बना लेना, पहले आप ऐसे बना लेना, उसके बाद डॉट स्ट्रक्चर बनाना। सर नीचे बना लो डॉट स्ट्रक्चर, है ना? आप इसको से रहने दो, या तो यहीं बना लो, इसको मिटा देना, मिटाने उटाने का झंझट भी नहीं करना है, इसके नीचे बना लो। ठीक है, यहाँ पे कार्बन लिखा मैंने, ठीक है, ऊपर हाइड्रोजन है तो मैंने क्या करा, जो ये सिंगल बॉन्ड था इसकी जगह 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड था 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड था 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, है ना? यहाँ सिंगल बॉन्ड था 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, फिर यहाँ कार्बन आ गया। ठीक है, और जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से हो जाए, देखो ये तो अब बेसिक वाला है, जब आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर लोगे, है ना, 5-10 सवाल कर लोगे, 5-10-15 क्वेश्चन, तब आपका दिमाग और तेज चलेगा। फिर आप डायरेक्ट भी बना लोगे। कैसे? देखो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तब आपका दिमाग कुछ इस तरह चलेगा कि भाई कार्बन है, कार्बन के एंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब यहाँ पे 3 H जुड़ रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, 3 H जुड़ रहे हैं ना, मैं यहाँ पे H जोड़ता हूँ, 1 H इससे साझा करेगा, 1 H इससे साझा करेगा, 1 H यहाँ पे साझा करेगा। आप ऐसे तब दिमाग आपका काम चलेगा। फिर यहाँ पे देखोगे, फिर कहोगे यार फिर से कार्बन आ गया, तो ये जो कार्बन है, ठीक है, इसके पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो ऊपर साझा हो जाएंगे, 2 बॉन्ड है, 2 यहाँ पे साझा हो जाएंगे। ठीक है, एक इधर साझा हो जाएगा, एक इधर साझा हो जाएगा, यानी कि यहाँ साझा हो जाएगा, एक यहाँ साझा हो जाएगा। आपका दिमाग फिर ऐसे भी काम करने लग जाएगा। ठीक है, और फिर अगला कार्बन है, ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे अगला कार्बन है, तो ये कार्बन देखो चारों ओर है, यानी इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चित्रा दो। ठीक है, और फिर देखोगे आप कि यार इसके पास 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है साहब, तो आप देखोगे कि यार ये अगर ऑक्सीजन के साथ बना रहा है तो ऑक्सीजन के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो साझा करने पड़ेंगे इसे क्योंकि डबल बॉन्ड है, और 2 4 और 2 6 वो अलग रहेंगे। अब यार देखो, अब जब ऐसे आपको आ जाएगा ना तब जल्दी से और बनेगा, ज़्यादा घिचपिच भी नहीं होगी फिर, क्योंकि जब आप ऐसे कर लेते हो फिर आपको समझ में आता है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, एक मिनट रुको, वाइट कलर लेते हैं। ठीक है, आपका हो गया। अच्छा ठीक है यार, हाइड्रोजन के 2 पूरे, हाइड्रोजन के 2 पूरे, हाइड्रोजन के 2 पूरे, ठीक है सर। कार्बन क्या करेगा, 2 4 6 और ये वाला 2 8 हो गए। ये वाला कार्बन क्या करेगा भाई, ये सब मिलके देखो 8 हो गए, गिन लेना चाहे 2 4 6 8। ऑक्सीजन क्या बोलेगा यार, 2 साझा किया ना भाई, 2 तो बनता है। ठीक है, हड़पना मतलब हड़प नहीं रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब बताओ ना यार क्यों डर रहे हो इन चीज़ों से, कहाँ कठिन लग रही है आपको? आपके सामने तो बना के दिखाया मैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। F2 यार, बस आपको देखो इसके लिए इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए कि भाई किसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर याद रखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है लिख लोगे, है ना? जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,4, यानी आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी आखिरी सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है सर, 8 के लिए क्या करोगे 2,6, आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है सर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 2,7, आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे यार पता होना चाहिए ना आखिरी में कितने, आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन है सर, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही F2 में बना ना ऐसे, तो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सर, एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो कम पड़ रहा है भाई। 7 तो इसके पास है ही ना, F के पास 7 तो है ही, एक कम पड़ रहा है तो एक ही शेयर करेगा सर ये, है ना? तो एक ये रहा, 2 4 6, एक ये 7। ठीक है, अब मैं इसको ना अलग कलर से दिखा देता हूँ, हालांकि ये अलग अलग कलर के नहीं होते हैं भाई, मतलब यार समझाने के लिए करना पड़ रहा है, आप दिल पे मत ले लेना इसको। ठीक है, 2 4 6 और एक ये 7। ठीक है, तो ये वाई ये क्या कहेगा भाई 2 4 6 7 है ना, एक यार मुझे यूज़ करने दे, मेरे पास 8 हो जाएंगे। वो कहेगा ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट मुझे भी इस्तेमाल करने दे भाई, मेरे पास भी 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो शेयर हो रहा है ना, जो दोनों सर्कल में आ रहा है, इससे सिंगल बॉन्ड बनेगा। यानी कि असलियत में कैसे होता है ये F सिंगल बॉन्ड F, समझ में आया? जो F2 होता है, और बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये जो 7 8 शेयर वाले। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें बनती हैं यार, इससे वो बना लो, उससे ये बना लो, आपकी इच्छा भैया।
बहुत टाइम लग गया समझाने में, आपको समझ में आ गया होगा ये मान के चल रहा हूँ मैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ना, बिंदु संरचना, वो भी कई बार पूछा गया है। पहले इसको देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कह रहा है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो समजातीय श्रेणी क्या होती है, इसका सबसे ठीक है ना कॉमन है जो इसको पहचानना वो ये है कि भाई यहाँ पे ऐसे कंपाउंड लो जिनके पास एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप हो, प्रकारात्मक समूह हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे ऐसी श्रेणी जिसमें यौगिकों के सदस्य एक ही प्रकार्यात्मक समूह रखते हों और क्रमागत सदस्यों का आणविक सूत्र CH2 से भिन्न हो, उसे समजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब आप कहोगे क्या बोल गए यार, समझ में नहीं आया। देखो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं एल्केन की बात कर रहा हूँ तो सारे एल्केन वाले होने चाहिए, अगर मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ सारे अल्कोहल वाले होने चाहिए, है ना। अगर मैं कीटोन ग्रुप की बात करूँ तो सारे कीटोन 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 वाले होने चाहिए, लेकिन 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 एक क्रम में होने चाहिए। क्रम में मतलब कि पहले एक कार्बन वाला, फिर 2 कार्बन वाला, फिर 3 कार्बन वाला, ऐसे चल रहा है ना। अब आपने देखा होगा एल्कीन अल्काइन में 2 वाले कार्बन शुरू होता है, तो कोई बात नहीं, फिर वो 2 कार्बन से शुरू होकर फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से जाएगा। समझ में आया? तो मतलब ये क्रम में होने चाहिए। जब ये क्रम में होंगे तो इनके जो क्रमागत सदस्य होंगे उनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा वो भी देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एल्केन की, मैंने कहा उदाहरण के लिए एल्केन श्रेणी यह एक समजातीय श्रेणी है। इसका सामान्य सूत्र अपने पढ़ा है CnH2n+2, यानी n की वैल्यू जितनी रखोगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको कंपाउंड देगा। n की वैल्यू 1 रखो, C1, n1 रखा, 2 एकम 2 और 2 4, यानी C1H4। आगे C की वैल्यू, n की वैल्यू 2 रख दो, C2 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 2 6, C2H6, फिर C3H6। जरा यहाँ से यहाँ तक आने में क्या क्या बढ़ गया वो देखो। एक कार्बन था, 2 कार्बन हो गए, तो कितने कार्बन ज़्यादा हो गए? 1 कार्बन ज़्यादा हो गया। हाइड्रोजन 4 थे, हाइड्रोजन 6 हो गए, कितने हाइड्रोजन बढ़ गए? 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। इनके बीच का अंतर CH2 का असर। ऐसे और यहाँ से यहाँ 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में, यहाँ से यहाँ आओगे साहब तो 2 कार्बन थे, 3 कार्बन हो गया, फिर से 1 कार्बन बढ़ गया सर। 6 थे, 8 हो गए, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ गए सर। ऐसे जब आगे जाओगे ना CH2 का डिफरेंस आएगा, यानी क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे आ जाओ सर, अल्कोहल श्रेणी यह भी एक संजातीय श्रेणी है। जैसे अगर हम बात करें अल्कोहल ग्रुप है नहीं, सब में OH वाला फंक्शनल ग्रुप है, सब में एक ही तरह का प्रकारात्मक समूह है, सब में एक ही तरह का। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले सारे थे, सिंपल, और कुछ था ही नहीं। यहाँ पे OH वाले सारे हैं और कोई और नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या कि इसमें एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप चल रहा है, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, जो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब जैसे यहाँ से यहाँ पे आओगे सर, यहाँ से यहाँ पे आप आए तो कार्बन कितने हैं सर? 1, यहाँ पे 2, कितने कार्बन ज़्यादा हो गए? 1 कार्बन ज़्यादा हो गया। H3 है, H5 है ना, OH से OH बैलेंस हो गया मान लो, है ना। बाकी एक्स्ट्रा कितने जा रहे हैं? 3 से 5। ठीक है, 3 से 5 मतलब 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे आओगे तो 2 से, ठीक है ना, देखो कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन कितने हैं? 2, और यहाँ पे कार्बन कितने? 1 2 3, तो 1 कार्बन ज़्यादा हो गया सर। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे OH से OH बैलेंस कर दो, बाकी गिन लो। हाइड्रोजन 5 है, यहाँ पे 3 2 5 2 7 है, यानी कि हाइड्रोजन फिर से 2 ज़्यादा हो गए सर। क्रमागत सदस्यों में ये डिफरेंस आता जाएगा, है ना, यानी कि CH2 से भिन्न होते हैं। अगर आप द्रव्यमान के हिसाब से लिखना चाहोगे तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है सर? 12, और एक हाइड्रोजन का 1 U, तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो 12 और 2 14 U, यानी कि अगर द्रव्यमान के हिसाब से देखें तो 14 U का डिफरेंस होता है। ठीक है, और ऐसे देखें तो CH2 का डिफरेंस होता है। क्रमागत मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना, ये भी याद रखना, पहले 1 कार्बन वाला, फिर 2 कार्बन वाला, फिर 3 कार्बन वाला, या फिर जहाँ से भी अगर 2 से चालू हो रहा है 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, इस तरह से। समझ में आ गया? ठीक, अच्छा, अब इसके अलावा कोई और ग्रुप सोच पाओगे क्या? एसिडिक एसिड वाला भी सोच सकते हो, है ना, CH3COH। ठीक है, फिर डबल कर दो, मतलब कार्बन बढ़ाते जाओ, ऐसे करके वो ओइक एसिड वाला ग्रुप चलेगा, वो भी एक समझाती श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर से डेफिनेशन अच्छे समझ लेना। ऐसी श्रेणी जिसमें यौगिकों के सदस्य एक ही प्रकारात्मक समूह रखते हों, क्रमागत सदस्यों का आणविक सूत्र इससे भिन्न हो, CH2 से या फिर 14 U से, उसे समजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज कहते हैं। सर ये एक सीरीज है, एक दूसरी सीरीज है। समजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या होती हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि पहली बात तो सभी यौगिकों में एक ही फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकारात्मक समूह होता है। दूसरी बात क्या है? उनके भौतिक गुण, ठीक है, उनके भौतिक गुण जैसे गलनांक,
क्वथनांक, घुलनशीलता क्रमशः बदलते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे ये भारी होते जाएंगे इनमें बदलाव आता जाएगा। जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, इनके भौतिक गुणों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहेगा। ठीक है। तीसरे की बात करें, रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो जो फंक्शनल ग्रुप OH 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 जुड़ा है वो डिसाइड करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी इनकी लगभग लगभग सेम रहती है। ठीक है, एक ही ग्रुप मतलब एक ही श्रेणी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है, प्रत्येक क्रमागत सदस्य का आणविक भार 14 इकाई से भिन्न होता है। समझा दिया मैंने, 14 इकाई बोलो या CH2 बोलो, ठीक है ना, उससे भिन्न होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की, जो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें कह रहा है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में डिफरेंस बताओ। ठीक है, एथेनॉल समझते हो ना, CH3CH, ये वाला जो है इसमें ये दिख नहीं रहा होगा, उस पर पीले पे नीला वाला दिख जाएगा। ठीक है, एथेनॉल मतलब क्या, ये वाला फॉर्मूला है इसका, CH3CH2OH। ठीक है, ये एथेनॉल है। और एथेनोइक CH3COH, इसको किस कलर से दिखाऊं, रेड दिख जाएगा ना, इस पर रेड दिख जाएगा। ठीक है, ये जो एथेनोइक है ये क्या है सर, CH3COOH, है ना। तो ये कह रहा है इनके बीच में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के हिसाब से कैसे करेंगे। तो देखो यार, पहले बात कर लेते हैं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या मिलेगा अपने को, ठीक है, पहला पॉइंट क्या मिलेगा अपने को, एथेनॉल जो होता है ना, इसकी मृदु गंध होती है, अल्कोहलिक, है ना। और जो एथेनोइक एसिड होता है ये तीव्र सिरके जैसी गंध होती है। क्लियर हो गई बात। दूसरे पॉइंट की बात करें तो एथेनॉल का गलनांक जो होता है वो 156 केल्विन होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है वो 290 केल्विन होता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो एथेनॉल का क्वथनांक यानी जब ये उबलना शुरू करेगा 351 केल्विन होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक लगभग 391 केल्विन होता है। आगे बात करते हैं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। ठीक है, आप किसकी बात कर रहे हैं, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, यहाँ पे लिखा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। ठीक, तो देखो यार, अगर आपको इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना हो तो एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है, ठीक है, कि भाई इनको आप सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ, दोनों को, चाहे कार्बोनेट के साथ चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो एथेनॉल है ना सर, जो एथेनॉल है ये कोई अभिक्रिया ही नहीं करता। जो एथेनॉल है, एथेनॉल मतलब CH3CH2OH, ये NaSCO3 वगैरह के साथ कोई अभिक्रिया ही नहीं करता। जबकि जो एथेनोइक अम्ल है ना सर, जो एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल मतलब CH3COH, इसको जब NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है, साथ में CH3CONA, जहाँ पे H है इसको हटा के Na लिख देना। ठीक है, CH3COH था, CH3CONA आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है यानी कि CO2 बनाता है, तथा पानी बनाता है, आप लिख लेना यहाँ पे वाटर भी बनाता है। समझ में आ गया, क्लियर होगी बात। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो यार, जो प्रश्न संख्या 8 इसमें बोला गया जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल निर्माण होता है। तो इसको पहले समझो। देखो, जो साबुन के अणु है ना, जब पानी में इसको घोलोगे तो साबुन के अणु कुछ इस तरह से, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है। ये से हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ये Na पॉजिटिव वाला सिरा है और यहाँ ये कार्बन की लंबी चेन है। जो ये कोने हैं ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोना कार्बन है, ठीक है, यह कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उसको हम दिखा नहीं रहे, बस समझ में आया। कुछ इस तरह से, जैसे सोचो CH3, फिर यहाँ पे CH2 है, फिर CH3 है, तो ये जो जिगजैग बन रहा है ना, ठीक है, वही जिगजैग है, मतलब कार्बन की लंबी सी श्रृंखला होती है इधर, और ये लास्ट में COONA, अगर ये Na का है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पूंछ है ना सर, है ना, ये जो चीज़ है, ठीक है, जो कार्बन के अणु है इसके दो सिरे हो जाएंगे। ये वाला सिरा जो पूंछ वाला है ना, ये क्या होता है, ये पानी से दूर भागना चाहता है, वाटर को हेट करता है, ये पानी से दूर भागना चाहता है, इसे हम बोलते हैं जल विरागी है। ये क्या है, जल विरागी, यानी वाटर हेटिंग, पानी से दूर भागना चाहेगा। और जो ये सिरा है ना, इसका सिर है, जो ये पूंछ है सर, है ना, ये पूंछ आप समझो, ये इसकी जो पूंछ है इस स्ट्रक्चर की,
है ना, और जो ये सिर है सर, और जो ये सिर है ये वाला, ये क्या होता है, जल रागी होता है सर। ये क्या होता है, जल रागी होता है। जल रागी मतलब पानी से लगा हो, वाटर लविंग। ठीक है, तो जब ये पानी साबुन में किसी भी कपड़ों के ऊपर वगैरह लगा रहे हो, तो जो ये वाला सिरा है ये तो पानी की तरफ खींचना चाहेगा क्योंकि ये पानी से अट्रैक्टेड है। ये वाला हिस्सा पानी से दूर भागना चाहेगा, तो जो मैल वगैरह होगी उसमें घुसना चाहेगा। अब इसको आप समझो कि होता कैसे है कि मान लो आपने कपड़े पे साबुन लगाया और बीच में कहीं तेल की बूंद है या कोई गंदगी है, ये जो है ये कोई तेल की बूंद या गंदगी है, जो भी है मतलब ये, ठीक है, और इसके बाहर तो पानी है ना, बाहर तो पानी, भाई कपड़ा धोओगे तो सूखा सूखा थोड़ी धोओगे, मतलब पानी में ही तो धो रहे हो, है ना। तो जो पानी के अणु उसमें मिलेंगे, घुलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो पानी के अणु ऐसे बने होंगे उसमें मान लो ये एक अणु, ये दो अणु, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सारे हजारों लाखों अणु बनेंगे ना वहाँ पे। तो होगा क्या कि जो ये पानी के अणु बने उसमें एक हिस्सा पूंछ मान लो, दूसरा सिर मान लो, तो जो ये पूंछ है ये पानी से दूर भागना चाहेगी, तो इसे नजर आएगा गंदगी में घुस जाते हैं यार, पानी से बचना है, तो ये गंदगी में घुसने लग जाएंगी इसकी जो पूंछ हैं पानी साबुन के अणुओं की। और जो इनके सर हैं सर, वो पानी की तरफ खींचना चाहेंगे। तो ये क्या होगा कि गंदगी को चारों ओर से ये साबुन के अणु कुछ इस तरह से घेर लेंगे कि ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें चारों ओर ये साबुन के अणु हैं, बीच में गंदगी है, और गंदगी के अंदर साबुन के अणुओं की पूंछ घुसी हुई है, और बाहर सर। ये बाहर क्यों है, क्योंकि ये पानी की ओर जाना चाहते हैं, और ये अंदर क्यों है, क्योंकि ये गंदगी पानी से बचना चाहते हैं। तो पूंछें कहाँ घुसेंगी, पानी से बचने के लिए, जो उन्हें नजर आएगा भाई ये गंदगी में घुस जाते हैं। अब इससे होगा क्या, इससे होगा कि ये गंदगी को कपड़े से उखाड़ लेंगी, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बन जाएगा इसमें गंदगी बीच में फंस जाएगी, और जैसे आप इसको और धोगे, रगड़ोगे, पानी डालोगे, तो ये इसी स्ट्रक्चर के साथ गंदगी कपड़े से हट जाएगी। तो इस तरह से जो साबुन होता है वो साफ भी करता है, और इस तरह से मिसेल का निर्माण होता है। यही जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसमें बीच में गंदगी है, किनारे किनारे साबुन के अणु है, इसे ही मिसेल बोलते हैं। अब इस जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, यहाँ से दोनों चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी कि मिसेल कैसे बनता है और साबुन सफाई कैसे करता है। अभी आखिरी क्वेश्चन है, साबुन कैसे सफाई करता है, ये अगर आपको समझ में आया तो वहाँ पे और काम आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये तो हमने समझा बस, है ना, ये तो हमने अभी जस्ट समझा है साहब। इसको लिखना देखो ऐसे है, ठीक है, इसको लिखना ऐसे है। जब साबुन को जल में डाला जाता है सर, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है। ठीक है भाई, साबुन को घोलोगे तभी तो, सूखा सूखा थोड़ी, क्योंकि साबुन के जो अणु होते हैं ना सर, वो मैल के चारों ओर अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैल के चारों ओर व्यवस्थित किया है कि इन अणुओं का जलरागी सिरा जो जल की तरफ रहना चाहता है, ठीक है, जल के भीतर होता है ना, बाहर क्या है, पानी है, ठीक है, और जल विरागी पूंछ या जल विरागी सिरा भी बोल देते हैं, बट वहाँ पे जल विरागी लिखना पड़ेगा। कोई इसको ऐसे सर और पूंछ बोलता है, कोई कहता है भाई दो सिरे हैं, एक जल रागी एक जल विरागी, आप जैसे भी समझना चाहो, ठीक है, मैंने पूंछ बोल दिया ताकि पता रहे हमें। ठीक है, जल विरागी पूंछ मैल या तेल या ग्रीस जो भी है उसके संपर्क में उससे जुड़ जाती है, और ऐसा करने से क्या होता है कि जो मैल होती है, और मैल तेल या ग्रीस को अपने केंद्र में एकत्रित कर लेती है। ठीक है, और मैल तेल या ग्रीस को अपने केंद्र में एकत्रित कर लेती है। इससे बहुत सारे साबुन के अणु एक जगह जमा हो जाते हैं और एक गोलाकार संरचना बनाते हैं। इसी गोलाकार संरचना को हम मिसेल बोलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। मतलब साबुन के अणु जो थे उसमें दो सिरे थे, जल विरागी पूंछ और जल रागी सिरा। पूंछ तेल में घुस गई या गंदगी में घुस गई, और जो सिरा है वो बाहर रहना चाहा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने इसे घेर लिया और एक स्ट्रक्चर बना जिसमें चारों ओर से अणुओं ने घेर रखा है, बीच में गंदगी फंसी हुई है। इसी गोलाकार संरचना को हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। ठीक है, और इतना तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि भाई मिसेल कैसे बनता है, यही पूछा गया था। साबुन की सफाई अभी नहीं पूछी गई, वो अगला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो भी है 15वां। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मिसेल कैसे बनती है और किसे कहते हैं। अब अगला एक और क्वेश्चन था इसी में कि भाई क्या इथेनॉल और दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है। हम बोलेंगे नहीं। हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे भाई विलायक है अगर तो घोल ले रहा है दूसरा तो नहीं। तो इथेनॉल जैसे अन्य विलायकों में मिसेल का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि साबुन के अणु इथेनॉल में घुल जाएंगे अच्छे से। ठीक है, और जिससे मिसेल बनने वाली जो जल विरोधी पूंछों को अंदर जमा होने की इकट्ठा आवश्यकता होती है वो समाप्त हो जाएगी, वो घुल जाएंगे पूरा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोला गया कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है भाई, है ना, ईंधन फ्यूल के रूप में क्यों करते हैं ये बता दो। तो एक बार इसका सीधा सा आंसर है कि भाई कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग
ईंधन के रूप में अधिकतर इसलिए किया जाता है क्योंकि पहला हिस्सा क्या है, क्योंकि ये वायु में जलकर बड़ी मात्रा में ऊष्मा देते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, जलने के बाद अगर इनकी कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान ज़्यादा होगा तो भैया ईंधन के रूप में अच्छे से प्रयोग किया सकते हैं लोग, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है इनका ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर उपयुक्त होता है। ज्वलन ताप समझते हो ना, सबसे कम टेम्परेचर जिस पे पहुंचने के बाद कोई चीज़ जलना शुरू कर दे। तो इनको बहुत, अगर मान लो किसी चीज़ का ज्वलन ताप बहुत हाई है तो बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा उसे जलाने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है ना, उपयुक्त होता है और नॉर्मली ये जल्दी जल जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, ये प्रायः जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अपेक्षाकृत कम हानिकारक उत्पाद बनाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, खतरनाक चीज़ें नहीं बना रहे हैं मेनली जो जिनका ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अब अपवाद भी हो सकते हैं, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। ये अधिक मात्रा में सस्ते ईंधन होते हैं, ठीक है, मतलब क्या कि ये सस्ती मात्रा में जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ठीक है, तो सस्ते भी हैं। अगला क्या है, इनका दहन नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार आग लग गई तो फिर ठीक है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, जला दिया ईंधन को तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, नहीं, जब मर्जी चाहो, ठीक है, बुझा दो, जब मर्जी चाहो जला लो, यूज़ कर लो, तो इनको नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए इनको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कठोर जल साबुन में उपचारित करने पर इसको झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल, ठीक है, देखो कठोर जल है या पानी खारा है तो फिर वहाँ पे झाग बहुत कम बनता है, झाग बहुत कम बनता है, क्यों समझा देता हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहे हैं, ऐसा मत लिख देना कि बनता ही नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं बनता ही नहीं है, अरे बनता है भाई, बहुत कम बनता है, बहुत कम मात्रा में, डिपेंड करता है पानी कितना खारा है, ठीक है, कितना ज़्यादा कठोर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका, ठीक है, इसका याद रखना है कि भाई कठोर जल में कैल्शियम, कठोर जल में कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव आयन होते हैं, इनके अलावा भी और बहुत से आयन होते हैं, मतलब मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। जब इसे साबुन से उपचारित किया जाता है, जब इसे साबुन से उपचारित किया जाता है तो ये आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील लवण बना देते हैं, जिसे स्कम कहते हैं, चिपचिपा सा पदार्थ। अगर आपने खारे पानी में नहाया है साबुन से तो आपने देखा होगा कि उससे पूरा जो गांज है या झाग है नहीं बन रहा है, बल्कि ऐसा कुछ लग रहा है ना जैसे दूध फट सा गया हो, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर सा बनता है। अगर आपने खारे पानी से नहाया कभी, साबुन लगाया तो आपको पता होगा, ठीक है, उसी को हम स्कम बोल रहे हैं। आपकी त्वचा पे चिपक भी जाएगा अगर आप उससे नहाओगे तो, समझ में आया। तो ये अघुलनशील चीज़ होती है स्कम। अब क्या हुआ कि ये जो पानी से जो साबुन से जो झाग बनना था, ठीक है, वो तो नहीं बना बल्कि स्कम बन गया। तो साबुन के अणु इसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना, क्योंकि साबुन के लास्ट में क्या था सर, कार्बन की लंबी श्रृंखला, लास्ट में COONA, तो सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं साबुन, तो जाहिर सी बात है ये इनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं सर, ये इनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं कैल्शियम में मैग्नीशियम वाले आयन के साथ, इसलिए स्कम बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब भी आप खारे पानी में या यूँ कह लो बहुत कठोर पानी है उसमें साबुन वगैरह लगा रहे हो, चाहे कपड़े धोने के वाला या फिर नहाने वाला जो भी है, तो भाई पहले जो साबुन के अणु होंगे ना वो इन आयनों के साथ रिएक्ट करके खर्च होने लग जाएंगे, मतलब वो स्कम बनने लग जाएंगे, झाग नहीं बनेगा। जब ये आयन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्ट कर लिया साबुन के साथ, जितना स्कम बनना था बन गया, अब जब, ठीक है ना, ये आयन समाप्त हो जाते हैं तब जो अतिरिक्त साबुन के अणु होते हैं वो थोड़ा बहुत झाग बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे झाग का निर्माण तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। क्लियर हो गया बात, क्यों, क्योंकि भाई बहुत सारे सैनिक लड़ने गए और वो Mg2+ और Ca2+ के द्वारा कुछ और ही बन गए, तो जो सैनिक अब बच जाएंगे वो झाग बनाएंगे, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, मतलब जो अणु बच जाएंगे, ठीक, इसीलिए झाग कम बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा। तो यार जाहिर सी बात है, जो साबुन होता है ना वो क्षारीय प्रकृति का होता है। यदि हम लाल और नीले लिटमस को साबुन की जांच करते हैं इससे, तो लाल लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्यों नीला हो जाएगा, क्योंकि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है। हालांकि नीले लिटमस पेपर का रंग नीला ही रहेगा क्योंकि क्षारीय पदार्थ नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं करते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक मैंने बताया हुआ है, फिर से देख लो, अनिल, ठीक है, ये नाम याद रखना है। तो आ से अम्ल, ना से नीले लिटमस को, ला से लाल कर देता है, तो अम्ल नीले को लाल करेगा, मतलब क्षार लाल को नीला करेगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। यानी ये साबुन क्षारीय होता है इसलिए लाल को नीला कर देता है, ठीक। आगे आ जाओ, अगला है प्रश्न संख्या 12। इसमें क्या बोला गया, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है भाई, देखो यार, ठीक है, ये इसका बहुत सिंपल सा आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वैसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने वहाँ लिखा नहीं इंपॉर्टेंट, ये मत समझना कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आपको याद रखना है, जब असंतृप्त यौगिक हो, असंतृप्त यौगिक मतलब इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच,
ठीक है। तो जब असंतृप्त यौगिकों जैसे कि वनस्पति तेल जो होता है ये असंतृप्त यौगिक होता है, इसमें उत्प्रेरक निकिल, ठीक है ना, प्लेटिनम प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को अभिक्रिया कराया जाता है इनके साथ। तो ये क्या होता है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में आ जाता है और वहाँ पे संतृप्त यौगिक बन जाते हैं, है ना। और उससे हमें मेनली डालडा, जिसे हम वनस्पति घी भी कहते हैं, ठीक है, डालडा, पहले अब तो खैर कम यूज़ होने लग गया और बहुत जगह रोक भी लग गई है डालडा पे, क्योंकि सेहत के लिए नुकसानदायक होता था बहुत ही, ठीक है। लेकिन वनस्पति जो घी है वो ऐसे ही बनाया जाता था, ठीक है, इस रिएक्शन की मदद से। देखो होता क्या है असलियत में कि मान लो आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला कुछ भी है यहाँ पे कंपाउंड, एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, आर मतलब यहाँ कुछ भी कार्बन की लंबी सी चैन का, हाइड्रोकार्बन की लंबी सी चैन, CH3 CH2 जो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक मिनट यार, ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आपको फोकस कहाँ करना है सर, मेनली फोकस देखो इस पे करो। ये C डबल बॉन्ड C है ना, जब यहाँ पे निकल की उपस्थिति में रिएक्ट कराया गया तो निकल सरफेस प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, ताकि रिएक्शन हो सके। और असलियत में यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, तो एक हाथ मतलब एक बॉन्ड कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, C सिंगल बॉन्ड C, और 2 R जो थे ना वो तो जुड़े रहेंगे, साथ में H2 का एक H इधर और एक H इधर जुड़ जाएगा। मतलब ये डबल बॉन्ड से देखो किसमें बदल गया, सिंगल बॉन्ड में। ये डबल बॉन्ड वाला असंतृप्त यौगिक था, ये संतृप्त यौगिक में बदल गया, है ना। मतलब ये मेनली अगर मान लो वनस्पति तेल लिया गया होता है यहाँ पे, तो ये वनस्पति घी में बदल गया होता। तो हाइड्रोजनीकरण का उपयोग क्या है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, ठीक है। यानी वनस्पति तेल जो कि असंतृप्त यौगिक है, ठीक है, निकल की उपस्थिति में, ठीक है, रिएक्ट कराया गया हाइड्रोजन के साथ, वनस्पति घी बन गया जो संतृप्त है। ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक उपयोग क्या है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात। आगे बात करते हैं, कह रहे दिए गए हाइड्रोजन कार्बन जो भी इतने सारे हैं, इनमें से किसमें संकलन अभिक्रिया होगी। संकलन अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन, जो अभी हमने देखा था ना हाइड्रोजन वाला, अभी जो देखा, ये संकलन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल समझो, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कब होगी, जब यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा सर, ठीक है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड मतलब संतृप्त असंतृप्त में फर्क करना आना चाहिए आपको। असंतृप्त मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई संकलन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन केवल उन्हीं हाइड्रोकार्बन में होती है जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में। समझ में आ गया। अब यहाँ पे होगा क्या कि आपको ढूंढना है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड किधर होगा। अब अच्छी बात क्वेश्चन में कि सिर्फ प्योर हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की यौगिक है, सिर्फ और कुछ नहीं है। तो उसमें आपने 3 चीज़ें पढ़ी हैं भाई, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन में क्या होता था, जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज़्यादा, ये एल्केन होता था। एल्कीन में क्या होता था भाई, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। एल्काइन में क्या होता था, जितने कार्बन उसके डबल से 2 कम। इसको याद करना बहुत आसान है, एक याद हो गया 2n+2, 2 कम करते जाओ, है ना। इसमें से 2 माइनस करो तो 2n बचेगा, इसमें से भी 2 माइनस कर दो 2n-2 बचेगा, है ना। ये क्या होता है, ये डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा, और ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, ये संतृप्त होते हैं सर। ये वाली रिएक्शन नहीं दिखाते। संकलन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो जो इस फॉर्मूले में फिट बैठेगा वो संकलन अभिक्रिया नहीं दिखाएगा, ठीक है। बाकी दोनों ये संकलन अभिक्रिया दिखाएंगे। तो बस आपको ये देख लेना कौन इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है सर, अगर बात करूं C2H6 की, C2H6, तो यहाँ पे देखो C2H6 में क्या है सर, कार्बन 2 है, 2 का डबल 4, 4 से 2 ज़्यादा 6, यानी जब जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज़्यादा है। भाई कार्बन n है तो n से डबल करो, n का डबल हो गया 2n, उससे 2 ज़्यादा करने के लिए 2n में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो जब भी जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का डबल हुआ 4, 4 से ज़्यादा 6, तो मतलब वो इस फैमिली में आ गया सिंगल बॉन्ड वाले में। तो सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं ना सर, वो संकलन अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं। तो पहली बात तो ये संकलन अभिक्रिया नहीं दिखाएगा। ऐसी C3H8 की बात करूँ ना सर मैं, C3H8 की बात करूँ ना सर मैं, तो भाई 3 का डबल होता है 6, 6 से 2 ज़्यादा 8, यानी कि डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है कार्बन के। तो ये भी सिंगल बॉन्ड वाला है, संकलन अभिक्रिया नहीं दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा। अब यहाँ क्लियर हो गया। C3H6 देखो यहाँ पे n का डबल है 2n, और तो कुछ नहीं है ना, सीधा सीधा डबल, n जितने भी उसका डबल 2n, तो यहाँ पे 3 का डबल 6, यानी कि ये दिखाएगा, ये डबल बॉन्ड वाली फैमिली से आ गया, ये तो दिखाएगा। आगे हम बात करें C2H2, C2H2 n की जगह 2 रख दो,
भाई डबल तो है नहीं, डबल से भी कम है, तो वही वाला केस हो सकता है। देखते हैं, C2 रखो, 2 रख दिया, ठीक है, 2 यहाँ पे रखो, इनकी जगह 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, C2H2 आया। C2H2 नहीं, ट्रिपल बॉन्ड वाला है सर, ये भी दिखाएगा। CH4 कार्बन 1 है सर, कार्बन की जगह 1 रखो, 1 देख लो ना, डबल से भी ज़्यादा है, 1 का डबल होता है 2, 2 से 2 ज़्यादा है, यानी कि ये भी सिंगल बॉन्ड वाला, ये नहीं दिखाएगा। तो कौन कौन दिखा रहा है? C3H6 C2H2। तो हम बोलेंगे अतः संकलन अभिक्रिया C3H6 और C2H2 में होगी, इनमें से और कोई नहीं दिखाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए परीक्षण बताइए। देखो, एक परीक्षण तो यही हो सकता है कि कौन संकलन अभिक्रिया दिखा रहा है, कौन नहीं दिखा रहा है ना। यानी कि ये जो रिएक्शन हमने हाइड्रोजनीकरण वाली देखी थी निकेल उत्प्रेरक की मदद में, जो दिखाएगा वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा, जो नहीं दिखाएगा वो सिंगल बॉन्ड वाला। एक तो वही लिख सकते हो आप, है ना। लेकिन उससे भी अच्छा है, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको याद रखना है कि जो संतृप्त यानी सैचुरेटेड और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इनमें अंतर करने के लिए फिर से याद रखना, संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, और असंतृप्त मतलब या तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है सर, ठीक है। तो संतृप्त या एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर के लिए ब्रोमीन वाटर का, ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो होता है ये ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। होता क्या, देखो परीक्षण कैसे करोगे आप इसका, इसको याद रखना कि किसी हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन पानी, ठीक है, डालते हैं। कोई हाइड्रोकार्बन है, मान लो आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ भी दिया गया हो, ठीक है, आपने क्या किया, ठीक है ना, उसमें ब्रोमीन वाटर डाला, ठीक है, और जो ये ब्रोमीन वाटर होता है ना सर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर जो होता है ये लाल भूरे रंग का होता है। बस आपको ये देखना है कि डालने के बाद ये लाल भूरा रंग गायब हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। यदि हाइड्रोकार्बन असंतृप्त है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, असंतृप्त है, तो वह ब्रोमीन से संकलन अभिक्रिया करेगा, एडिशन रिएक्शन करेगा। ये एडिशन रिएक्शन का ही एक टाइप है यहाँ पे, ठीक है, और करके ब्रोमीन का रंग तुरंत समाप्त हो जाएगा, ठीक है, इसका रंग तुरंत समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? और यदि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, यानी सिंगल बॉन्ड वाला था, तो यहाँ सामान्य परिस्थितियों में ये ब्रोमीन वाटर से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए पानी का रंग वैसे का वैसा ही बना रहता है, ठीक है। तो फाइनल निष्कर्ष क्या निकलेगा अपना? फाइनल निष्कर्ष निकलेगा कि देखो, आपको देखना है कि यदि रंग समाप्त हो गया तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, यानी कि या तो डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कार्बन के बीच में, और अगर रंग बना रहता है मतलब वही रहता है, कोई चेंज नहीं आता, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, सिंगल बॉन्ड वाला। यानी क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ों को समझा सकते हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, जो आखिरी क्वेश्चन है, साबुन की सफाई की प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। अगर ये आपने पिछला क्वेश्चन देखा था मिशेल वाला, तो भी आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। मिशेल तो आप समझते हो, साबुन के द्वारा सफाई मतलब हम कुछ ऐसी चीज़ धो रहे, इसमें गंदगी लगी हुई है, मान लो तेल की बूंद लग गई या कोई ग्रीस या कोई और गंदगी यहाँ पे चिपक गई है कपड़े में, आप धोते हो, तो होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, साबुन में जैसे पानी में घुलेगा, है ना भाई, धोगे तो सूखा सूखा धोगा नहीं, पानी में ही धोगा ना, ये गीला होगा ना कपड़ा जो भी है, ठीक है, तो उसमें पानी भी होगा, तो होगा क्या, मैंने आपको भी समझाया था कि भाई जो साबुन होता है उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक सिरा होता है ना, जिसमें लास्ट में क्या आता है, CONA, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन की लंबी सी चैन होती है। मैंने आपको अभी बताया कि यार इसको ना आप पूंछ समझो, इसको आप क्या समझो, पूंछ, जो कि जल से दूर भागना चाहती है, जल विरागी होती है साहब, ये क्या होती है, जल विरागी होती है, ठीक है। और ये जो सिर है, ठीक है, सिर या याला सिरा, ये क्या होता है, ये जल रागी होता है। ये क्या होता है, जल रागी मतलब वाटर लविंग, वाटर से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे आप इसको पानी में घोलोगे तो भाई पानी के साबुन के जो अणु बनेंगे, यानी ऐसे, उसमें जो पूंछ होगी वो जल से दूर भागना चाहेगी, तो जल से दूर भागना चाहेगी, जिससे गंदगी नजर आएगी उसके अंदर घुस जाएगी, ठीक है। और जो सिरा होगा ये पानी की तरफ, बाहर तो पानी है ना इस गंदगी के, ठीक है, तो पानी की तरफ ये सिरा खिंच जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अणु साबुन के इस गंदगी को ऐसे घेर लेंगे, जिसमें उनकी जो पूंछ है वो गंदगी में धसी होगी और सिर बाहर। तो जैसे आप इसको, ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसे मिशेल बोलते हैं, ठीक है ना, इसको और हिलाओगे डुलाओगे, इसमें पानी और डालोगे, कपड़े को धोओगे, तो ये गंदगी इस जड़ों में घुस गई है क्योंकि फंस गई है, तो इसके साथ वो खड़ जाएगी और कपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये सर, ठीक है, साबुन की सफाई की प्रक्रिया, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, पहले यहाँ अंडरलाइन कर दूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि भाई साबुन के सफाई की प्रक्रिया मिशेल नामक संरचना से बनने से होती है।
यानी पहली लाइन तो आप ये लिख देना, टीचर समझ जाएगा कि चलो बच्चे को आंसर तो पता है, ठीक है। बिल्कुल बहुत लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना, ठीक है। साबुन की सफाई की प्रक्रिया मिसेल नामक संरचना बनने से होती है। समझ में आ गया मिसेल क्या है? जिसमें साबुन के अणु अपनी जलरागी सिरे को, ठीक है, पानी की ओर और जल विरागी सिरा, जिसे हम पूंछ भी कहते थे कभी कभी, जल विरागी सिरा या जल विरागी पूंछ को गंदगी से जोड़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये साबुन के अणु मिसेल का निर्माण करते हुए गंदगी को चारों ओर से घेर लेते हैं, है ना। मिसेल का निर्माण करते हुए गंदगी को चारों ओर से घेर लेते हैं, है ना। यानी कि गंदगी एक गोलाकार मिसेल के बीच में फंस जाती है, गोलाकार ढांचे जिसे हम मिसेल बोलते हैं इसके बीच में फंस जाती है, और अधिक मात्रा में जब हम पानी डालते हैं तो यह मिसेल युक्त गंदगी निकल जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो एकदम सटीक आंसर, ज़्यादा कुछ बकवास नहीं करनी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, सिंपली डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कंप्लीट साइंस पूरे अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना होगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट साइंस में पढ़ाऊंगा और अपने आप व्हाट्सएप पे डाउट भी पूछ पाओगे साइंस रिलेटेड जो भी आते हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं रहता, ठीक है। ये कोर्स पूरा कंप्लीट सिर्फ 5999 का है, ठीक है, 599 का है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।